हेलो गाइस, दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो जो है मेनली आंसर राइटिंग के पर्पज़ के लिए है, आंसर राइटिंग से ओरिएंटेड रहेगी। तो आपको इंडिया रशिया रिलेशंस या आईआर से रिलेटेड जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी है और उसके लिए कैसे मतलब पीडीएफ या नोट्स होने चाहिए, वो सब इन नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो जो कीवर्ड्स वगैरह और जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, उससे ओरिएंटेड ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रशिया के बारे में देखते हैं। तो 1917 को रशिया में साम्यवादी बोल्शेविक क्रांति हुई और इसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। साम्यवादी क्रांति के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा, ये कॉन्सेप्ट है। शीत युद्ध में यूरोप दो भागों में बट गया था। इस दौर में दोनों गुटों द्वारा सैन्य संधि की गई। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। नाटो के द्वारा पूंजीवादी गुट आपस में जुड़े और वार्सा पैक्ट के द्वारा साम्यवादी गुट। नाटो 1949 और वार्सा पैक्ट 1955। इसके बाद ये घटनाएं हैं। 1950 से 53 के बीच कोरियाई युद्ध हुआ। 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट। 1961 में बर्लिन दीवार का निर्माण और 1954 से 74 वियतनाम युद्ध। ओके, इसके बाद देखते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों के बीच एक वैचारिक युद्ध हुआ जिसमें यूएसए ने पूंजीवाद का और यूएसएसआर ने साम्यवाद का नेतृत्व किया। दोनों गुटों ने सैन्यकरण को बढ़ावा दिया, इसे शीत युद्ध कहा गया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना। इसने दो नीतियां अपनाई। पेरेस्ट्रोइका नीति थी पुनर्गठन की नीति। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में पुनर्गठन किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और अधिक राजनीतिक शक्ति सोवियत को दे दी गई। आर्थिक क्षेत्र में बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और अधिक राजनीतिक शक्ति जो है सोवियत को दी गई। तो इसमें सत्ता का भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया और राजनीतिक शक्ति अधिक तो सोवियत को दी गई और आर्थिक क्षेत्र में भी बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी स्वायत्तता या फिर स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद ग्लासनोस्ट की नीति जो थी वो है खुलापन। रूस के समाज में खुलापन लाया गया और नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, प्रेस को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दे दिया गया। इन नीतियों के कारण सोवियत में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि लोगों मतलब जो राष्ट्र राज्य थे, छोटे छोटे देश, उनको ऐसा लगा कि एक तो उनको स्वायत्तता मिली, थोड़ी सी एक स्वतंत्रता मिली, तो उन्हें लगा कि क्यों ना अलग हो जाएं और अपना खुद का एक कंट्री हो। इस तरीके से 1991 में यूएसएसआर का विघटन ही हो गया। 15 नए देश अस्तित्व में आए, जिसमें यूएसएसआर का उत्तराधिकारी जो था वो रशिया था। रूस ने पूंजीवाद को अपना लिया और इससे यह वैचारिक युद्ध समाप्त हो गया था। इसके ऊपर एक बुक भी है, एंड ऑफ द हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा की। 1991 से 2000 ईस्वी के बीच में रूस ने यूएसए से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया था, परंतु यूएसए की जो प्रतिक्रिया थी वो सकारात्मक नहीं थी इस दौर में। फिर देखते हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध, यानी दोनों के आपस के बीच के संबंध। शीत युद्ध के काल में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, परंतु भारत का जो वैचारिक झुकाव था वो यूएसएसआर की ओर था। कश्मीर मुद्दे पर यूएसएसआर ने हमेशा भारत का समर्थन किया था। उस टाइम पे भारत द्वारा अधिकतर रक्षा उपकरण यूएसएसआर से ही खरीदे गए थे। 1971 में भारत और यूएसएसआर के बीच शांति, मैत्री व सहयोग की संधि की गई, जिससे 1971 में युद्ध में सहायता मिली। 1993 में संधि का नवीनीकरण किया और इसे मैत्री एवं सहयोग की संधि बना दिया गया, यानी कि शांति को हटा दिया गया इससे। 1991 के बाद संबंध तटस्थ रहे और 2000 ईस्वी के बाद पुनः सक्रिय हो गए, क्योंकि 1991 से 2000 के बीच में तो यूएसए की ओर उसका वो रहा कि यूएसए से अच्छे संबंध बनाना चाहता, इसलिए संबंध तटस्थ हो गए थे। इसके बाद सहयोग के क्षेत्र देखते हैं। सामरिक एवं राजनीतिक सहयोग, ऊर्जा में सहयोग, रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग और अंतरिक्ष में सहयोग। सबसे पहले सामरिक एवं राजनीतिक सहयोग। भारत और रूस के संबंधों को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी से परिभाषित किया जाता है। इसको अपने को याद रखना है, विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी। वर्ष 2000 ईस्वी में से भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति इसमें भाग लेते हैं। भारत के पीएम और रूस के राष्ट्रपति सन 2000 से शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन एक वर्ष में भारत में होता है और एक वर्ष रूस में होता है। 22वां शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ है, क्योंकि ये
2022-23 में ये मतलब अनियमित हो गए थे 21 के बाद, क्योंकि इंडिया यूएसए की ओर जा रहा है इसलिए। 22वां शिखर सम्मेलन भारत रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में $1 बिलियन का निवेश करेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि सॉफ्ट लोन होता है एक तरीके से, यानी कि लोन आप लंबे टाइम में चुका सकते हो और उसकी ब्याज दरें कम लेंगे, बट एक तरीके से लोन ही है ये। यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में भारत जो है वो रशिया में $1 बिलियन का निवेश करेगा। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच एक समुद्री मार्ग विकसित किया जाएगा। इसके बाद है क्लासनिकोव राइफल्स। उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफल्स का संयुक्त उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट 2016 रेलोस पर आगे बढ़ा, यानी कि जो पारस्परिक रसद जो है उसका एक्सचेंज करने के ऊपर ये समझौता है। 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 2021 के शिखर सम्मेलन के बाद 2+2 वार्ता की भी शुरुआत की गई है रशिया के साथ। पिछले कुछ वर्षों में लगातार शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुए क्योंकि भारत का झुकाव यूएसए की ओर और रूस पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सहयोग को बढ़ाने के लिए 2 अंतर सरकारी आयोगों का गठन किया गया है। पहला आयोग, जिसमें भारत के विदेश मंत्री और रूस के उप प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, सांस्कृतिक सहयोग के विषय पर चर्चा करते हैं। द्वितीय आयोग, दोनों देशों के रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, रक्षा सहयोग पर चर्चा की जाती है। इसके बाद ऊर्जा सहयोग। रूस के पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधन है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इनके आयात पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र में एक स्वाभाविक साझेदारी स्थापित हो गई है। भारत की ओएनजीसी ने निवेश कर रखा सखालिन गैस क्षेत्र तथा वैंकोवर गैस क्षेत्र में और अधिग्रहण कर रखा है टोम्स्क इंपीरियल एनर्जी लिमिटेड पर। रूस की रोजनेफ्ट कंपनी ने भारत के एसआर समूह को $12.9 बिलियन का उसमें निवेश किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा एफडीआई है। भारत की GAIL और रूस की गैज़प्रोम के बीच गैस आपूर्ति का समझौता हुआ है। रूस ने कुडनकुलम तमिलनाडु में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। रूस की रोसाटोम और भारत की NPCIL रूपपुर बांग्लादेश में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है। 2024 में भारत ने सर्वाधिक कच्चा तेल रूस से आयात किया है। इसके बाद रक्षा सहयोग 1962 से शुरू हुआ और यह आपसी विश्वास पर आधारित है। भारत द्वारा सर्वाधिक रक्षा उपकरण रूस से खरीदे गए हैं। अब तक ये संबंध क्रेता विक्रेता के थे, लेकिन अब संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाता है, जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। विविधता के साथ आधुनिकीकरण। अपने सैन्य उपकरणों का अधिक आधुनिकीकरण और विविधता लाना। भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे अन्य देशों से सैन्य उपकरण खरीद रहा है। 2015 तक भारत लगभग 70% रक्षा उपकरण रूस से आयात करता था, लेकिन 2016 से 24 के बीच यह 50% से भी कम रह गया है। संयुक्त उत्पादन का उदाहरण ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, क्लासनिकोव AK-203 राइफल। सैन्य अभ्यास इंदिरा त्रिसेना अभ्यास है ये। रक्षा उपकरण कौन कौन से? बैटल टैंक T-72, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप INS विक्रमादित्य, न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र और फाइटर जेट्स MiG-21, MiG-29 और सुखोई, ये सब रशिया से इंपोर्ट किए गए हैं। आर्थिक सहयोग। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे संबंध हैं, परंतु व्यापार में ये संबंध परिलक्षित नहीं होते हैं। द्विपक्षीय व्यापार लगभग $13 बिलियन था, लेकिन 2023-24 में $65 बिलियन तक बढ़ गया। यह व्यापार रूस की ओर झुका हुआ है और मुख्य रूप से रक्षा और ऊर्जा संसाधनों पर केंद्रित है, अर्थात भारत व रूस के मध्य व्यापार असंतुलित है। व्यापार असंतुलन के कारण यह सीधे संपर्क का अभाव है दोनों देशों के बीच। कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। अधिकांश व्यापार जो है तीसरे देशों की मध्यस्थता से होता है, जैसे कि हीरे का व्यापार। कोई उपयुक्त बाजार अध्ययन नहीं है दोनों के आपसी बाजारों में, और दोनों के वित्तीय संस्थानों में सहयोग का अभाव है। आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयास। पहला है संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा बनाया गया। इसके तहत शुरुआत 2000 ईस्वी में भारत, रूस, ईरान द्वारा। ईरान और कैस्पियन सागर के जरिए भारत रूस से जुड़ा जाएगा। 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। वर्तमान में इसमें 13 देश हैं। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण यह योजना अभी तक पूरी नहीं है। इसके बाद चाबार समझौता है, ये अलग है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग। मध्यस्थों की भूमिका समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया गया है। भारत व यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों के मध्य IRIGC TEC पहल, इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। इसके बाद अंतरिक्ष सहयोग। भारत के शुरुआती उपग्रह रूस की मदद से लॉन्च किए गए थे, जैसे आर्यभट्ट और भास्कर। रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन दिया। गगनयान मिशन में भी रूस भारत की मदद करेगा। इसके बाद सांस्कृतिक सहयोग।
रूस में भारतीय अध्ययन की एक मजबूत परंपरा रही है। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जेएनसीसी मॉस्को में है। और नमस्ते रूस जैसे कार्यक्रम। भारत रूस के बीच मुद्दे या चुनौतियाँ। सहयोग का क्षेत्र बहुत सीमित है और यह रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत यूएसए संबंधों को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न होते हैं, जैसे 2022 में रूस ने क्वाड की आलोचना की। रूसी रक्षा उपकरणों से संबंधित चिंताएं जैसे स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और उत्पाद के जीवनकाल के मुद्दे। व्यापार और वाणिज्य संबंध बहुत सीमित है। रूस पाकिस्तान चीन संबंधों में सुधार भारत के लिए चिंता का विषय। आरसीपी ट्रायंगल, रशिया चाइना पाकिस्तान इसमें शामिल है और यह एक अनौपचारिक त्रिकोण है जो कि पिछले कुछ वर्षों में ही अस्तित्व में आया है। रशिया चाइना और रशिया पाकिस्तान। रशिया चाइना के बीच क्या है, S-400 का समझौता चाइना ने रशिया से खरीदा है और ऊर्जा समझौता कर रखा है दोनों ने, मतलब चाइना रशिया से ऊर्जा लेता है। और रूस BRI परियोजना का सदस्य बन गया है और चीन का निवेश रूस में बढ़ा है। रशिया पाकिस्तान के बीच Mi-35 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने रशिया से लिया है। संयुक्त युद्ध अभ्यास, नौसैनिक सहयोग का समझौता और पाकिस्तान को SCO संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाया गया है रशिया की हेल्प से। यदि यह त्रिकोण सशक्त होता है तो भारत के राजनीतिक व सामरिक हित प्रभावित हो सकते हैं। यह त्रिकोण स्वाभाविक न होकर परिस्थिति जन्य है। इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे चीन के साथ समझौते ऐसे समय में किए गए हैं जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। दीर्घकाल में BRI रूस के प्रभुत्व के लिए चुनौती है। पाकिस्तान एक विश्वसनीय सहयोगी नहीं है, अतः यह त्रिकोण सफल नहीं होगा। RIC त्रिकोण रशिया, इंडिया, चाइना का है। वर्ष 2000 ईस्वी में रूस की पहल पर इसका गठन किया गया था। उद्देश्य थे इसके अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना, विश्व को बहुध्रुवीयता की ओर ले जाना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। 2021 के बाद इसका अनौपचारिक सम्मेलन नहीं हुआ है, अतः भारत चीन विवाद के कारण यह त्रिकोण ज़्यादा सफल नहीं है। फिर है चेचन्या विवाद। दक्षिण पश्चिम रूस में स्थित चेचन्या प्रांत ने 1991 में एक लंबे अलगाववादी आंदोलन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। प्रथम चेचन्या युद्ध हुआ 1994 से 1996 और द्वितीय चेचन्या युद्ध हुआ 1999 में। रूस ने उसकी राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रूस में विभिन्न आतंकवादी हमले हुए थे चेचन्या की ओर से। उसके बाद है यूक्रेन संकट। 1991 से पूर्व यूक्रेन USSR का भाग था, इसलिए यहाँ रूस का प्रभुत्व रहा। रूस यूक्रेन को यूरेशियाई आर्थिक संघ में शामिल करना चाहता था, किंतु यूरोपियन संघ इसका विरोध कर रहा था और यूरोपियन संघ ने यूक्रेन को आर्थिक पैकेज दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके कारण यूक्रेन में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया। 2014 में जनमत संग्रह के बाद रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। इस घटना के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रांतों में अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए तथा यूक्रेन में गृह युद्ध शुरू हो गया। इसे रोकने के लिए विभिन्न समझौते हुए, मिन्स्क फर्स्ट, मिन्स्क सेकंड। युद्ध विराम के लिए किए गए ये समझौते सफल नहीं हुए। 21 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है इनको स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। इसने रूस को डोनेट्स्क और लुहांस्क को सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कारण क्या थे इसके? रूस की सीमा असुरक्षा। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो रूस की सीमाओं के करीब आ जाएगा। और सोवियत संघ के पूर्व गौरव पर लौटने की रूस की इच्छा, यानी कि अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना। यूक्रेन वाशिंगटन और मॉस्को के बीच विवाद का कारण बन गया। यूक्रेन जो है वो वाशिंगटन और मॉस्को यानी कि USA और USSR यानी जो रशिया है उन दोनों के बीच, उन दोनों की जो अपनी महाशक्ति जो है इनकी मतलब अपने डोमिनेंस दिखाने की पावर्स के बीच में यूक्रेन जो है वो पॉइंट बन के रह गया है। यूक्रेन की आंतरिक राजनीति में भी इन दोनों देशों ने और पश्चिमी देशों ने अत्यधिक हस्तक्षेप किया। क्रीमिया की घटना पर पश्चिम की ओर से कोई प्रतिक्रिया न आने के कारण रूस को आक्रमण करने का साहस मिल गया। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाएं। USA और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। यूक्रेन को अधिक उन्नत हथियारों की आपूर्ति, जैसे USA ने अब्राहम्स टैंक, जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक। भारत सहित अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंधों और कूटनीति का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न वैश्विक मंचों पर रूस के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे UNO में, IAEA में, FATF और G7 में। और रूस को ओलंपिक से भी बाहर कर दिया गया। पश्चिमी देशों ने रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम। स्विफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वित्तीय संस्थानों को धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन करने में सक्षम बनाता है। विश्व पर प्रभाव। राजनीतिक विश्व व्यवस्था बदल गई है। USA, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का पक्ष लिया। चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने रूस का समर्थन किया। आर्थिक
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गड़बड़ा गई, इससे मुद्रास्फीति बढ़ी, व्यापार बाधित हुआ, रूसी प्राकृतिक गैस और तेल बाधित हुआ, मतलब व्यापार का हिस्सा, यूक्रेन का गेहूं, बाल्टिक सागर के चैनलों के बीच भी व्यापार बाधित हुआ। पर्यावरणीय क्या? बम हथियारों के उपयोग से जंगलों, नदियों और समग्र पर्यावरण का प्राकृतिक क्षरण हुआ। यूक्रेन के उपजाऊ मैदान नष्ट हो गए, जो दुनिया की गेहूं की टोकरी हुआ करते थे। परमाणु, रूस ने उकसाने पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की चेतावनी दी है, इससे दुनिया पर परमाणु हथियार का खतरा मंडरा रहा है। मानवाधिकार, वृद्ध और बच्चे युद्ध के कारण व्यथित हैं, यूरोप व एशिया में शरणार्थी संकट। भारत की प्रतिक्रिया, भारत तटस्थ है परंतु निष्क्रिय नहीं है। भारत उस पर कार्रवाई करेगा जो भारत के हित में है, क्योंकि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत कूटनीति और संवाद के रास्ते का आह्वान करता है। भारत सभी प्रस्तावों में मतदान से दूर रहा। एक अपवाद है, 26 अगस्त 2022 को यूएनओ में भारत ने वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022, भारत ने कहा अब युद्ध का युग नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने कहा भारत युद्ध को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा। भारत पर क्या प्रभाव है इसके? भारत रूस, भारत अमेरिका तथा अन्य देशों से संबंध बदले। भारत के हित के साथ स्वतंत्र विदेश नीति के मध्य मार्ग का अनुसरण कर रहा है। आर्थिक रूप से रूसी तेल सस्ता है, इसलिए भारत विदेशी भंडार बचा रहा है अपना, रूस का तेल खरीद रहा है। भारत इस युद्ध के बावजूद आत्मनिर्भर और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। कूटनीति, भारत ने 2023 में SCO G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, इसलिए भारत कठिन लेकिन प्रभावशाली स्थिति में है। रक्षा, भारत का रक्षा क्षेत्र रूसी आयात पर निर्भर करता है, इसलिए उपकरणों और हथियारों के उन्नयन में देरी होती है। प्रवासी संकट, भारत ने यूक्रेन से प्रवासियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीय प्रवासी लाने के लिए। भारत के लिए चुनौतियां, रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना, रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां और नए RCP नेक्सस का निर्माण। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध के बाद भारत के निवेश पर असर पड़ा है, और यानी रूस कम निवेश कर पा रहा है। आगे की राह क्या है? शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, और यूएनओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मध्यस्थता करनी चाहिए इसके अंतर्गत। तो ये थे मेरे कंप्लीट नोट्स। बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पे या फिर किस पे वीडियो बनाने बता देना। बाकी बाय बाय।